नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत अकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले हम कक्षा 12th के समकालीन विश्व एवं राजनीति पुस्तक से ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 5वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। जो अभी हमारा विश्व है, इस विश्व में सुरक्षा किस प्रकार का मुद्दा है और सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है? सुरक्षा किन-किन प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार की सुरक्षा की अहमियत ज़्यादा होती है? आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा इत्यादि सुरक्षा के विभिन्न प्रकारों के विषय में एवं विभिन्न तरह की सुरक्षा से हमारा तात्पर्य क्या बनता है या विश्व का तात्पर्य क्या है या किसी देश से उसका क्या संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? इन सभी मुद्दों पर हम जाँचने, है ना? और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? आइए चैप्टर शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है? तो आपका है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है? तो सबसे पहले सुरक्षा तो आप समझते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है? और समकालीन मतलब इस समय जो विश्व है, इस विश्व में सुरक्षा। परिचय देते हुए यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ लिख रहा है परिचय। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना किससे होता है? सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने सुना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है ना? इत्यादि वगैरह। तो हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है। असल में हमें मालूम होते भी हैं, लेकिन क्या सचमुच में हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? अर्थात ये पूछता है कि एक ही शब्द के हर जगह मायने और उस शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, है ना? बहस या चर्चा को रोकना तो अक्सर इस बात का जुमले का इस्तेमाल होता है। किस जुमले का इस्तेमाल होता है कि सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए ये बड़ा ज़रूरी है ना? किसका मसला है? ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा का। ये अक्सर कहा जाता है कि देश की सुरक्षा का मसला है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है, क्या जताना होता है? कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है। कौन-सा मसला? सुरक्षा का। और इस कारण इस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती है ना? अक्सर ये हमें हमारे लोकसभा में भी कई बार जो है मंत्री महोदय के द्वारा किन्हीं मुद्दों पर अगर प्रश्न किया जाता है, तो उस पर प्रश्न को गोपनीय रखने का प्रयास करते हुए कहा जाता है। हम ऐसी फ़िल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका-छुपा और खतरनाक होता है ना? फ़िल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को जब कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है या उस पर कोई ऐसे समझिए किसी मिशन पर कोई होते हैं सुरक्षा से संबंधित ऑफिसर्स होते हैं, तो उन मुद्दों को अक्सर कैसे रखा जाता है? ढक कर, छुपा कर, गोपनीय तरीके से रखा जाता है, ठीक है? और ये अक्सर ये खतरनाक होता है ना? जो भी मिशंस को अंजाम देते हैं ऑफिसर्स, वो तो अक्सर खतरनाक ही जान पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज़ हो, जिसमें आम नागरिक का कुछ लेना-देना न हो। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है? सुरक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है ना? लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी-छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की क्या है? ज़रूरत है या आवश्यकता है। सुरक्षा क्या है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या-क्या हैं? है ना? मतलब अर्थात भारत का सुरक्षा के मायने क्या-क्या है? सुरक्षा से संबंध किस प्रकार का है? यह अध्याय इन सवालों पर क्या करेगा? बहस करेगा। इन पर आप क्या करेंगे? बहस करेंगे। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रियों की चर्चा की गई है, ठीक है? अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है, किस बात पर? कि विभिन्न संदर्भ में, संदर्भ अर्थात देखिए, जब हम किसी मुद्दे से जुड़ा विषय को किसी विषय में बात करते हैं, तो उस मुद्दे से जुड़े उस विषय को संदर्भ कहा जाता है, ठीक है? मतलब स्रोत समझ लीजिए कि संदर्भ कहाँ से मिला है, आपको ये आइडिया कहाँ से आई जो आप कोई किसी विषय पर बात कर रहे हैं, वो आपके माइंड में आया कहाँ से? तो वो संदर्भ हो गया क्योंकि उससे जुड़ा चीज़ होगा, ठीक है? और स्थितियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा क्या होता है? नज़रिया बनता है, ठीक है? आगे देखते हैं क्या लिखता है। अच्छा, उससे पहले एक तस्वीर को, इन तस्वीरों को देख लीजिए आप, ये भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। यहाँ देखिए, आप क्या देखते हैं, ये जो महिला है, ये महिला अपने क्या बोलते हैं, सगे-संबंधी का
वेट कर रही है, क्योंकि उनका युद्ध में गया हुआ है इसका पुत्र, तो उसका वेट कर रही है, क्योंकि इसको अपने पुत्र के सुरक्षा की चिंता है। वो युद्ध में गया हुआ है और युद्ध में उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो सुरक्षा की चिंता आ गई। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे आप देखेंगे क्या कि बाढ़ का है ना, बांग्लादेश में भीषण बाढ़ आया है, तो बाढ़ से विभिन्न परिवार जो हो क्या हो गए हैं, डूबने के कगार पर आ गए हैं, है ना, भुखमरी का शिकार हो जाना। ठीक है, तो ये भी सुरक्षा का चिंता है कि नहीं? तो सुरक्षा हर प्रकार से, आपदा से भी सुरक्षा चाहिए। यहाँ देखिए ये चित्र सुरक्षा के दो विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कुछ चित्र कहाँ का है, ग्वेटेमाला कहाँ का है, ग्वेटेमाला में चल रहा गृह युद्ध का है। अब गृह युद्ध में क्या होता है आपको पता ही है ना, दो गुट आपस में लड़ते हैं, तो हर गुट में लड़ता कौन है, व्यक्ति ही तो लड़ता है, उसका अपना परिवार भी होगा। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं, इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाया गया है ना। असुरक्षा अर्थात जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता है, खतरा, ठीक है, उसको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कहता है क्या, सुरक्षा क्या है। अब आइए चैप्टर पाते हैं बढ़िया से। सुरक्षा क्या है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, बेसिक अर्थ क्या है, खतरे से आज़ादी। सिंपल सी बात है, मानव का अस्तित्व है और किसी देश का जीवन, दोनों क्या होता है, खतरों से ही भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए क्या? हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये आगे आप कुछ पढ़ने पर समझ में आएगा। हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा थोड़ी माना जाएगा। ऐसे में होगा तो आप तो कोचिंग स्कूल्स नहीं जाएंगे कि रास्ते में कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। तो हर तरह के खतरे की, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि काम धंधे रोक दिया जाए, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम स्कूल जाना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है, बिल्कुल। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे, है ना। तो हर जगह सुरक्षा की बात ज्यादा होने लगेगी और फिर क्या हो जाएगा, एक डर व्याप्त हो जाएगा समाज में, है ना। इसलिए हर जगह सुरक्षा की बात नहीं कहती की जाती है। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं, अर्थात सुरक्षा सुरक्षा के विषय में पढ़ते हैं, उनका कहना है, क्या कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए किनको, जिनसे जीवन के जो केंद्रीय मूल्य है उनको खतरा हो। अब केंद्रीय मूल्य क्या है, देखिए, किसी का जीवन सुरक्षित रहे, ये तो केंद्रीय मूल्य हुआ ना, है ना। तो केंद्रीय मूल्य अर्थात ये अक्सर जीवन से जुड़ा हुआ या राष्ट्र से जुड़ा हुआ। ऐसे समझ लीजिए कि जो जनता होती है, वही जनता क्या होती है, वही जनता से राष्ट्र बनता है या क्या बनता है, राज्य बनता है, जो बोल लीजिए। तो राष्ट्र और राज्य जो है, अगर ये सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है, जनता। अगर जनता सुरक्षित है, समझिए कि राष्ट्र और राज्य सुरक्षित है, तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची पूरक जो समझ लीजिए है, और यही हमारे क्या होते हैं, बेसिकली केंद्रीय मूल्य होते हैं। ठीक है, इनमें और भी सुरक्षा होते हैं, जैसे जनता की सुरक्षा से जुड़ा हो जाएगा, जनता के क्या हो जाए, मौलिक अधिकार होते हैं ना जी, तो उसकी सुरक्षा, है ना। राष्ट्र और राज्य क्या होता है, ये अपने निर्णय स्वयं ले सके तो उसकी संप्रभुता की सुरक्षा। तो इस प्रकार से अनेक सुरक्षा के पहलू अब आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सवाल यह बनता है, कैसा सवाल, सवाल यह बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य, है ना। केंद्रीय मूल्य जब बात करते हैं तो किसके केंद्रीय मूल्य, क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य, आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक करता है, बिल्कुल नहीं। साधारण नागरिक के केंद्रीय मूल्य अलग हो जाएंगे। जो जो ऐसे समझिए कि नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली जो सरकार होगी उसके केंद्रीय मूल्य अलग हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री और पुरुषों के दोनों के अलग अलग केंद्रीय मूल्य हो जाएंगे। तो केंद्रीय मूल्य भी अलग अलग हो जाते हैं ना, ये वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष हो जाते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं, अब इनके केंद्रीय मूल्यों पर खतरा भी तो होता है, तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए,
जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते ही हैं, है ना? तो खतरे तो छोटे या बड़े सबके सबके पास है। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है, ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? राष्ट्र की। तो संभव है, क्या संभव? इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को क्या होती है? हानि पहुंचती है। ठीक है? जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है, तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्या हो जाती है? क्षति पहुंच जाती है ना? राहगीर तो आम आदमी ही होता है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें, तो हाथ पांव हिलाना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, है ना? फिर तो राहगीर कहीं जाए ही नहीं, है ना? संभव ही नहीं है। हर जगह हमें खतरे ही नजर आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है, छोटे से बिल्कुल नहीं है। उससे खतरे तो है, सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन जो केंद्रीय मूल्य है, वो केंद्रीय मूल्य जुड़ा हुआ हमेशा गंभीर खतरों से होता है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए, अगर न किए गए, तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी। अपूरणीय अर्थात ऐसी क्षति होगी, इतना नुकसान होगा जिसको पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, है ना? ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भूल भुलैयादार धारणा है। बिल्कुल, है ना? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम सुरक्षा को इतना सामान्य समझ रहे थे, पर आप इतना जटिल बना दिए हैं इसको, है ना? कौन कौन सुरक्षा में आप इंटर करते जा रहे हैं? मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं क्या कि क्या सदियों अथवा दशकों से, मतलब सदियों अर्थात कई सौ सालों से, या दशकों मतलब दसियों वर्षों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना? हर समाज के लिए सुरक्षा की धारणा अलग हो जाती है ना? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती है। फिर भी हम यह सवाल कर सकते हैं, कौन सा सवाल कर सकते हैं, कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है ना? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह बात भी हजम नहीं होती, बिल्कुल हजम नहीं होगी, और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हो। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है ना? तो अब देखिए, सुरक्षा तो कितना सामान्य लग रहा था, पर अब ये क्या बन गया? विवादाग्रस्त, है ना? जिस पर विवाद हो सकती है, बहस हो सकती है। आइए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। कोटि अर्थात दो प्रकार, कोटि अर्थात क्या होते हैं? प्रकार, जिसको टाइप बोलते हैं इंग्लिश में। यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। ठीक है? दो चीजों को, एक पारंपरिक, दूसरा अपारंपरिक। अब हम देखेंगे पारंपरिक धारणा क्या है, इसको व्यापक अर्थों में समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाएगा। पारंपरिक धारणा में पहली चीजें क्या आती हैं कि भैया बाहरी सुरक्षा, जो देश है या व्यक्ति है या व्यक्ति के अधिकार है, उनकी सुरक्षा कैसे हो? बाहर से हो। अधिकांशतया जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं, तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थात राष्ट्र की सुरक्षा, तो आप सोचते हुए चलिए कि सुरक्षा क्या बाहर से होती है या भीतर से होती है? राष्ट्र की सुरक्षा क्या बाहर से होती है या भीतर से होती है? आप सोचते चलिए, फिर मैंने प्रश्न लाइए, उत्तर मिलता जाएगा। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में, अवधारणा क्या है? देखिए, धारणा और अवधारणा दोनों एक ही तरह के वो शब्द हैं, ठीक है? उसमें क्या आता है? सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य खतरा अर्थात सैनिक हमला कर सकता है, किस पर कर सकता है? राष्ट्र पर कर सकता है। तो ये किस प्रकार की खतरा हो जाएगा? पारंपरिक खतरा के अंतर्गत आ जाएगा। इस खतरे का स्रोत
कोई दूसरा मुल्क होता है, ध्यान रखिएगा। इस खतरे का स्रोत कौन होता है? कोई दूसरा मुल्क होता है ना, जो सैन्य हमले की धमकी देकर क्या क्या बिगाड़ सकता है, आपकी दूसरे राष्ट्र क्या क्या खराब कर सकता है, उसकी संप्रभुता, निर्णय लेने की क्षमता, उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर सकता है, और क्षेत्रीय जो अखंडता है कि वो जो देश जो है अपना क्षेत्र को बचाए हुए है उसको तोड़ सकता है, जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो यहाँ कितने केंद्रीय मूल्य मिल गए, याद रखिएगा, यही पूछ सकता है पर इसमें एक मिला केंद्रीय मूल्य, देश राष्ट्र की संप्रभुता, फिर उसकी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। तो ये होते हैं किसी राष्ट्र के लिए केंद्रीय मूल्य। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी क्या होता है, खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो, ऐसा तो होता नहीं, अथवा मारे जाएं, है ना। आम स्त्री पुरुष को भी, जो आम स्त्री, आम मतलब जो जनरल, आम कहते हैं जो जनरल लोग हैं, जैसे हम और आप हो गए, इनको भी युद्ध में क्या उठानी पड़ती है, हानि, नुकसान उठाना पड़ता है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है ना। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है ना, प्रयास किया जाता है। उसके बाद आगे लिखता है, देखिए, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। पहला क्या कर दे या सरकार, आत्मसमर्पण। जैसे ही सैनिक ने हमला किया तो वह राष्ट्र क्या कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, दूसरा तो यही बनता है कि भैया बिना युद्ध किए हम क्या कर दें, उनकी सारी बातें मान लें। अथवा युद्ध होने वाले को ना, जो युद्ध से जो होने वाला नाश है उसको इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना, संकेत देना मतलब इशारों इशारों में बात बता देना, है ना, कि भैया अगर आपने युद्ध हमसे किया तो हम इतने ताकतवर हैं कि आप हमारा बिगाड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन हम भी आपको बख्शने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं हैं, आपका भी धज्जियां उड़ा देंगे, है ना। तो आप जब इतना ताकत दिखा देंगे तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, सहम कर हमला करने से बाज आ जाएगा, मतलब वो दूर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया नुकसान का डर तो सबको होता है। या युद्ध अगर ठन ही गया, मान लीजिए अगले नहीं माना, है ना, उसका पर भरोसा नहीं है, उसने युद्ध छेड़ दिया आपसे, तो युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना पहले, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। मकसद तो उसका यही है कि आपका नुकसान पहुंचाए वो, और पीछे हट जाए, है ना। जब वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, थक हार कर पीछे हट जाएगा। अथवा जब वो पीछे नहीं हट रहा है तो लास्ट में आप अब खुद को बचाते हुए हमलावर को क्या कर दीजिए, पराजित कर दीजिए, हरा दीजिए। तो यही है प्रक्रिया, दूसरा क्या तरीका है जब युद्ध ठन जाए तो। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल सही बात है। अब कोई देश मान लीजिए कमजोर है और वो जब युद्ध होगा तो वो आत्मसमर्पण कर देगी, उसकी ऐसी स्थिति है, लेकिन क्या वो अपने आस पड़ोस या जितने भी देश हैं, दूसरे देशों को यह अंदेशा दिलाएगी कि मैं इतना कमजोर हूं कि अगर आपने मेरे पर हमला किया तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। आत्मसमर्पण अर्थात पूरी तरह खुद को क्या कर देना, दूसरों को समर्पित कर देना कि भैया मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, जो आपको करना है कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, आत्मसमर्पण करना कहते हैं इसको। तो ऐसा कोई भी देश का प्रचार करेगा कि मेरी स्थिति इस प्रकार की है, मैं आत्मसमर्पण करने लायक हूँ? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। उसके पास जितनी शक्ति है उसी शक्ति से वो बताएगा कि अगर आपने मेरे पर हमला किया तो भैया आपका भी क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है। अर्थात जो सुरक्षा के लिए नियम बनते हैं, किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो नीति निर्माण होता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम इस प्रकार के नियम बनाएं जिससे युद्ध हो ही ना, जिससे युद्ध होना शुरू ही ना हो। जिसे क्या कहा जाता है, याद कीजिएगा, जिसे कहा जाता है अपरोध। क्या कहा जाता है, अपरोध कहा जाता है। ठीक है। और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है। तो अवरोध का इस्तेमाल किस में होता है, दो रूप में, कि अगर युद्ध हो गया तो युद्ध को कम से कम हो,
है ना। तो युद्ध को सीमित रखना है। अगर युद्ध हो ही गया है और सीमित भी नहीं हो रहा है तो भैया समाप्त करो किसी तरह से, जिसे क्या कहा जाता है, रक्षा कहा जाता है। तो सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा क्या हो गया, रक्षा, है ना। यदि आपको करनी है अपनी सुरक्षा तो आपको आना चाहिए करने अपनी रक्षा। ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है। कौन से तत्व भैया, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं, जो ज्यादातर देश अपनाते हैं, याद रखिएगा, है ना। कोई देश, ध्यान समझिएगा शक्ति संतुलन को, कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर, अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है, क्या पाता है, कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है ना। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, न कहे आपको, लेकिन जुटा हो कहीं। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, आपको लगेगा कि अरे ये हमला क्यों करेगा, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है ना। जैसे चाइना ने हम पर हमला किया था, है ना। पर हम तो यही सोच के बैठे थे कि हमने चाइना क्या बिगाड़ा है, हम पर हमला क्यों करेगा, है ना। फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है ना? हालांकि एनसीईआरटी यह बात कहता है, लेकिन ज्यादातर ये संभावना बनती है कि देश बड़ा होना या छोटा होना जितना मैटर नहीं करता है, उतना बड़ा मैटर करता है कि उस देश के मूल्य क्या है, केंद्रीय मूल्य क्या है। अगर कोई देश अपने संप्रभुता स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है ना, तो यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वह किसी युद्ध में पड़े, है ना। उदाहरण के लिए भारत कभी भी अपने भारत हमेशा अपने केंद्रीय मूल्यों की रक्षा करना चाहा है ना। अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, दे राष्ट्र की अखंडता, इनकी सुरक्षा करने के लिए भारत ने सबसे पहले नीति यही अपनाया है कि वह किसी अपने पड़ोसी देशों पर, मुल्कों पर कभी हथियार नहीं उठाएगा पहले, है ना, कभी हमला नहीं करेगा। तो ये देश के संस्कार में भी निर्भर करता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे सरकार से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। तो यहीं पे काम आता है क्या, यहीं पे काम आता है आपका शक्ति संतुलन। संतुलन मतलब समान बनाना, बैलेंस्ड करना, है तराजू के एक पलड़े पर। अगर सोचिए ये तराजू है, तो तराजू पर देखिए ऐसे तराजू कुछ होगा, तो आप सोचिए बैलेंस रहेगा कि अगर ये देश जितना ताकतवर है, ये कंट्री है, अगर ये जितना ताकतवर है उतना ही दूसरा कंट्री भी ताकतवर है, तो दोनों आपस में युद्ध की नीति कभी अपनाना नहीं चाहेंगे, है ना। लेकिन अगर एक कमजोर रह जाए और दूसरा अत्यधिक ताकतवर बन जाए, तो वह कोशिश करेगा, हो सकता है कि जब अपने उसको किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े या किसी प्रकार के संसाधन को हड़पने की नीति के वजह से, हो सकता है कि वह क्या कर दे, हमला कर दे, क्योंकि उसे यह अनुमान है कि अगर मैंने हमला किया तो वह कम ताकतवर है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अधीन ला सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार, तो इसीलिए जो देश होते हैं वो युद्ध तो नहीं करते हैं, परंतु युद्ध से जुड़े हथियार अवश्य बनाते हैं, है ना। ये क्योंकि ये किसका हिस्सा होता है, ये होता है शक्ति संतुलन का हिस्सा होता है। ठीक है। और इसीलिए हर सरकार शक्ति संतुलन को लेकर के बहुत ही क्या रहती है, संवेदनशील रहती है, तत्पर रहती है। ठीक है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है, मतलब शक्ति संतुलन उसकी तरफ ही झुका हो, शक्ति उसी की तरफ ज्यादा हो, है ना। तो कभी पहला देश अगर ताकत अपने आप को अधिक ताकतवर बना लेता है, तो दूसरा उससे भी अधिक ताकतवर बनने का प्रयास कर रहा होता है, फिर दूसरा अधिक ताकतवर बन गया तो पहला देश को कोशिश करता है कि मैं उससे और अधिक ताकतवर बन जाऊं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और इसे ही कहा जाता है, समझिए, शक्ति संतुलन, है ना। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, देख रहे हैं, तो किसी प्रकार मतलब किसी देश के साथ किसी प्रकार का मतभेद रहा हो, तो उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है ना। भैया जो दोस्त है वो तो भाई उससे शक्ति संतुलन क्या करना, भाई उस पर उम्मीद है कि वो हम पर हमला नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन जिसके साथ हमारे झगड़े हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो पुरानी दुश्मनी को निकालने के लिए वो देश हम पर क्या कर दे, हमला कर दे। तो इस बात का प्रयास किया जाता है क्या, कि अपनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा बनाकर रखो ताकि वो ऐसी गलती करने की कोशिश भी ना करे। शक्ति संतुलन बनाए रखने की दूसरी प्रक्रियाएं भी होती है ना। क्या, देखिए,
शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। क्या करने की होती है कि भैया सैनिक शक्ति बढ़ा लो, अपना मजबूत हो जाओगे। लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से तरक्की ना करें तो आपका धन कहाँ से आएगा। आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी प्रौद्योगिकी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे आप वस्तु का निर्माण करेंगे एवं उसे बेच करके खूब सारा पैसा आएगा, जिससे टैक्स आएगा। उसी टैक्स से आप क्या बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, सैन्य को सैन्य खर्च मुहैया कराएंगे। तो क्योंकि सैन्य शक्ति का यही क्या होता है, आधार होता है ना, जो आर्थिक और प्रौद्योगिकी होता है यही आधार होता है। पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व, तो तीसरा तत्व क्या था, शक्ति संतुलन। चौथा क्या है, चौथा तत्व है गठबंधन बना लो भैया, दोस्ती कर लो, पुराने झगड़े मिटा दो, क्यों आगे बढ़ाएं बात को, है ना। गठबंधन में कोई एक देश शामिल होते हैं और सॉरी, कोई एक देश नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, कई देश शामिल होते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, कई देश, और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। समवेत मतलब एक जैसे ही कदम उठाते हैं, है ना। समवेत मतलब एक जैसे ही कदम उठाते हैं। कैसे, देखिए, अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। तो ये जब गठबंधन करते हैं, जिसको संधि कहा जाता है ना, संधि मतलब क्या, मित्रता, है ना, विश्वास बढ़ाना आपस में। तो ये कैसे ही होती है, ये लिखित होती है, ऐसा थोड़ी कोई स्टेटमेंट दे दिया और चला गया, बाद में पलट जाएगा तो कौन फिर उस गारंटी लेगा। तो गारंटी क्या होती है, गारंटी होती है क्या, जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप कैसी गारंटी लेते हैं, लिखित लेते हैं, तो लिखित गारंटी होती है। ठीक है, और ऐसे, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ, ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है, जो गठबंधन होते हैं उनको यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है, क्या, कि खतरा किससे है। मतलब ये गठबंधन बनाते हुए यह ध्यान दिया जाता है कि भैया हमको किससे गठबंधन बनाना है, ठीक है, और हमारा दुश्मन, हम दोनों का दुश्मन कौन है, या हम तीनों का दुश्मन कौन है, या हम चारों का दुश्मन कौन बन सकता है ना। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश क्या करते हैं, अक्सर गठबंधन बनाते हैं कि भैया कोई देश बहुत बड़ा है ना, उससे हम अकेले निपट नहीं सकते, ये काम करते हैं, हम चार पांच छोटे हैं, हम क्या करते हैं, आपस में गठबंधन बना लेते हैं, ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हित, अर्थात जब गठबंधन रहेगा तो गठबंधन में राष्ट्र, हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से क्या होगा, सहायता प्राप्त होगी, और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन ही बदल जाते हैं, लीजिए, है ना। मतलब राष्ट्रीय हित बदले तो गठबंधन ही बदल गए। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि भारत, है ना, ऐसे समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं कि एक समय अमेरिका और रशिया, है ना, आपस में क्या थे, सोवियत संघ, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कट्टरता था उनके प्रति। लेकिन फिर समय बदला, है ना, समय बदला तो मित्र तो नहीं हुए, लेकिन अपनी कट जो दुश्मनी थी उसको कम करते चले गए। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ, है ना, जो वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था। ध्यान समझिएगा, एक उदाहरण यहाँ दे रहा है। 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ जो इस्लामी उग्रवादी किसे कहते हैं, देखिए, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले ऐसे अनुयायी होते हैं उनके, या समर्थक होते हैं, जो उग्र रास्ता अपनाते हैं। कैसा रास्ता अपनाते हैं, उग्र रास्ता, मतलब हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, उनको कहा जाता है इस्लामी उग्रवादी। ठीक है, तो उनको समर्थन दिया, किसने दिया, अमेरिका ने। लेकिन जो ओसामा बिन लादेन था, अर्थात इन उग्रवादियों का क्या था, ये लीडर था, नेता था, ध्यान दीजिएगा। तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल-कायदा नामक समूह, ठीक है, कौन सा समूह था, अल-कायदा। तो अल-कायदा का ही, अल-कायदा जो ग्रुप था, समूह था, इसी अल-कायदा का हेड कौन था, ओसामा बिन लादेन था, ध्यान रखिएगा। तो अल-कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन, याद रखिएगा दिन, उस पर हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया, अमेरिका पर। तो अमेरिका किसके खिलाफ हो जाएगा, जो मित्र था, अर्थात इस्लामी उग्रवादियों को इसने इसने समर्थन दिया था एक समय में। लेकिन जब यही इस्लामी उग्रवादियों ने, इन आतंकवादियों ने जब अमेरिका पर हमला किया, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका क्या हो गया, इन इस्लामी उग्रवादियों को जिनका ये समर्थन कर रहा था, बाद में इनका क्या बन गया, विरोधी बन गया। ठीक है,
तो बदला ना, जैसे शुरू में कहा गया था, क्या बदला गया कि गठबंधन बदलने पर क्या होते हैं, हित बदला, है ना, राष्ट्रीय हित बदला, राष्ट्रीय हित बदला तो मित्र बदल बदल गए, गठबंधन बदल गए। तो वही हुआ, 11 सितंबर 2001 के दिन उस पर क्या किया, हमला किया। तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ क्या कर दिया, अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया। मोर्चा खोलना मतलब युद्ध छेड़ देना। ठीक है। सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। तो ये कैसी है, सीमा के बाहर से जो खतरे होते हैं किसमें आते हैं, पारंपरिक धारणा में आते हैं। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो रखी है, जिस प्रकार से देशों का, राष्ट्रों का निर्माण हो रखा है, ये कारण है। इस निर्मम मैदान में, निर्मम क्यों कहा जाता है, देखिए जब युद्ध होता है तो क्या दया, है ना, करुणा, इन चीजों का कोई स्थान मिलता है, दिखता है नहीं, है ना। सैनिक तो बस आता है और फिर क्या करता है, तहस नहस करके चला जाता है, जीवन से लेकर के हर चीज को। तो इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो, है ना। जब देश कोई बुरा बर्ताव व्यवहार करता है तो उस पर अंकुश रखना क्या संभव हो पाता है, बिल्कुल नहीं, मुश्किल हो जाता है। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए, किसी देश के भीतर हिंसा के खतरे से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है। इसे ही सरकार कहते हैं, है ना। सरकार ही तो सब कुछ ध्यान रखती है, बाहरी खतरों से हमारी सुरक्षा भी करती है और हिंसा के जितने भी अ, हिंसा के जितने भी कारण बन सकते हैं उन कारणों को समाप्त करने का प्रयास करती है। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो, ध्यान रखिएगा। मतलब विश्व, पूरे विश्व में देखिए तो कोई भी ऐसी केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय ताकत नहीं, केंद्रीय कंट्री नहीं, सेंट्रल, जो सबके ऊपर हो। सबके ऊपर तो कोई नहीं है, क्योंकि हर देश अपने आप में क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह सोचने का लालच हो सकता है, लालच जीवन में आ सकता है क्या, भैया सबके ऊपर हम, कोई तो हो जो सबके ऊपर राज करे, है ना। और देशों के मन में भी आ सकता है कि क्यों ना मैं सब पूरी दुनिया पर राज करूं। तो किसके बारे में ऐसा ख्याल आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, है ना। कि संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके विषय में हमने पिछले अध्याय पढ़ा था अच्छे से, कि ऐसी संस्थाता लगती है, ऐसा ताकत लगता है क्या, अथवा ऐसा बन सकता है ना। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप, मतलब जिस प्रकार की इसकी संरचना है, बनावट है, जिस प्रकार के संस्थाओं का इसमें निर्माण हो रखा है, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है। दास मतलब गुलाम है। कैसे, अब देखिए इसके जो सदस्य देश हैं, अपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वो सदस्य देश इसे आर्थिक धन मुहैया कराते हैं। अब कोई देश इसको फंडिंग दे रहा है, पैसे दे रहा है, ऐसे आप ऐसे सोचिए कि आप किसी को लाखों रुपया दे रहे हो हर साल, और फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके खिलाफ आकर बोल जाए आपके मुंह पर, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर शासन करे। एक्चुअली में होगा ये कि आप जिसको लाखों या करोड़ों रुपए दे रहे हो, आप जैसे कहोगे अगला वैसे ही चलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विभिन्न देशों से धन लेता है और इस तरह से वो क्या बन जाता है, दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। और ऐसा संस्था बन ही नहीं सकता है जो पूरे विश्व पर क्या कर सके, राज कर सके। इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं, मतलब इसके जो सदस्य देश हैं इसको जितनी सत्ता सौंपते हैं, मतलब जितनी शक्ति सौंपते हैं, उतनी ही शक्ति को और सौंपते हैं, और जितना स्वीकार करते हैं, मतलब ये देश कहते हैं कि भैया आपको आपको ये कार्य करने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है ठीक है करेंगे हम ये कार्य। तो जितने स्वीकार करते हैं देश, उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है, किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे उठानी पड़ेगी, खुद उठानी पड़ेगी। कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्था ऐसी नहीं है जो पूरे विश्व की सुरक्षा की गारंटी ले सकता है। भैया आप जिस कंट्री से हो, आपकी कंट्री, आपकी सत्ता, आपकी सरकार को ही यह निर्णय करना होगा कि वह आपकी और अपने देश की सुरक्षा कैसे करता है। ठीक है। पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। अब देखिए पारंपरिक धारणा के अंतर्गत हमने बाहरी सुरक्षा को विभिन्न पहलुओं पर पढ़ने का, समझने का प्रयत्न किया। अब है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, आंतरिक मतलब भीतरी सुरक्षा। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके जेहन में, अर्थात मन में, बुद्धि में यह सवाल जरूर कौंधा होगा, आया होगा क्या, कि सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर भी तो निर्भर नहीं करती, है ना। करती है, बिल्कुल करती है। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो,
अथवा होने की आशंका हो, मतलब डर हो कि ऐसा हो सकता है। रक्तपात होना मतलब आपस में युद्ध हो जाए किसी देश के भीतर, वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है ना? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है? जो देश अंदर से ही मजबूत नहीं, सुरक्षित नहीं है, वो बाहर से कैसी बाहरी खतरों से अपनी सुरक्षा कर पाएगा? इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही बाहरी सुरक्षा से एक संबंध जुड़ा आंतरिक सुरक्षा का, वैसे ही पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत ये धारणा बन के आ गई। दूसरे विश्व युद्ध, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। इस तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर, किस पर ध्यान नहीं दिया गया? आंतरिक सुरक्षा पर नहीं दिया गया। तो इसका एक कारण था क्या कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। कमोबेश आश्वस्त होने का मतलब कि कोई कम तो कोई ज्यादा। आश्वस्त होना मतलब यह भी उनको विश्वास था कि भैया हमारे देश के अंदर तो समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है, अंदर में जो है रक्तपात वगैरह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। इस पर ज्यादा ध्यान था किनका? इस पर ज्यादा विश्वास था किनका? अधिकांश ताकतवर देशों का। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नजर में रखना क्या है? जरूरी है ना? तो संदर्भ क्या होता है आपको पता बताया ही था हमने कि भैया जिससे जुड़े मुद्दे होंगे, तो जिनसे जुड़े मुद्दे होंगे वो जुड़ाव क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा, है ना? और स्थिति कैसी है ये भी देखा जाता है। तो आंतरिक सुरक्षा, जो भीतरी सुरक्षा है किसी राष्ट्र की, ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में क्या हो गए? कहीं अधिक कम महत्व की चीज बन गई। ठीक है, ध्यान है। तो ऐसा नहीं है, देखिए आंतरिक सुरक्षा पहले से, ध्यान रखिएगा, यहाँ कहता है कि जो आंतरिक सुरक्षा थी, है ना, तो ऐतिहासिक रूप से अगर इतिहास पढ़ेंगे तो सरकारों के लिए क्या थी? ये एक सरोकार की चीज थी, मतलब उनके विषय की चीज थी और बनी चली आ रही थी। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, है ना, तो ऐसे में हालात जो बन के आए और जो संदर्भ प्राप्त हुए, उससे यही सामने आया कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज बन के रह गया, क्योंकि जितने भी हमले हुए थे वो बाहरी देशों ने ही तो किए थे। तो बाह्य सुरक्षा जो है वो ज्यादा क्रिटिकल मुद्दा बन गया और यहाँ से आंतरिक सुरक्षा से ध्यान हट गया। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत, है ना, क्योंकि अमेरिका में भी कोई हमले नहीं हुए, कोई युद्ध नहीं हुए, और संयुक्त राज्य सोवियत संघ था, वो भी किसी समस्या से क्या रहा? बचा रहा। तो यही समझ में आया कि भैया ये जैसे अमेरिका जो बड़े ताकतवर देश है और संयुक्त सोवियत संघ है, ये तो आंतरिक रूप से संपन्न है, शांत देश है अंदर से। अधिकांश जो यूरोपीय देश थे, यूरोप के खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्क के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था इनको, इन्हें ऐसा लगा। इस कारण इन देशों ने, है ना, जो बड़े बड़े देश थे, इन्होंने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर क्या कर लिया? केंद्रित कर दिया कि भाई हमारे सीमा के बाहर से जो है कोई खतरा अंदर न घुस जाए, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर लिया, है ना। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? प्रश्न उठता है कि इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ध्यान देते हुए समझ में आता है कि हम इस बात को जानना जानते हैं, क्या जानते हैं? कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला था। ध्यान रखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगातार कब चला? शीत युद्ध का दौर कब तक चला? 1991 तक, 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के नेतृत्व वाला, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका के नेतृत्व वाला जो कौन गुट था? पश्चिमी गुट। बार बार आएगा, इसीलिए उसमें पढ़ा दिया गया था आपको। तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला कौन? साम्यवादी गुट, है ना, जो साम्यवादी सरकारें थी, एक दूसरे के आमने सामने थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का क्या था? भय था। हालांकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भय तो बना हुआ था कि भैया जो पश्चिमी गुट है वो, उनको यह था कि यह सोवियत संघ वाले साम्यवादी गुट पर हमला हो सकता है।
हम पर कर सकते हैं। और साम्यवादी गुट ये सोच रहे थे कि जैसे होता है ना कि आपका अगर बाहरी खतरा पर ध्यान जाएगा तो भीतरी खतरा से ध्यान ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इनके साथ भी ऐसा हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। ध्यान रखिएगा। जो कुछ यूरोपीय देश थे उनको अपनी उपनिवेश, इनका जहां उपनिवेश था, जिन देशों के इन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था, अपना गुलाम बना रखा था, है ना, उसमें इन देशों को लगा कि यूरोपीय देशों को लगा कि हमारा जहाँ उपनिवेश है, जहाँ की गुलाम जनता है, वो खून खराबे की पर उतर सकती है ना। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। कौन लोग? यही उपनिवेशीकृत लोग, गुलाम लोग। इस सिलसिले में हम याद करें, क्या याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम, अथवा सन 1950 से 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में क्या होना पड़ा था? जूझना पड़ा था, है ना। जूझना पड़ा अर्थात वहाँ के उपनिवेशीकृत लोगों से, है ना, एक तरह समझिए कि युद्ध करना पड़ा, है ना, जूझना पड़ा, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं इनके इनके विरुद्ध ना जाएंगे, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में, क्या होना शुरू कर दिया? आजाद होना शुरू कर दिया, है ना। भारत भी तो 1940 के बाद ही हुआ है, श्रीलंका भी बाद ही हुआ है ना, शुरू किया। और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे, है ना। मतलब उनका ये मानना था कि जिस प्रकार यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को लेकर के तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हम भी अपनी सुरक्षा करेंगे भैया, है ना। इस प्रकार की कुछ नौ स्वतंत्र देश जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। अब देखिए, अब 1950 40 के दशक के बाद, 1940 के आसपास तो सभी, उसके बाद लगभग सभी देश आज़ाद होते चले गए। तो आज़ाद होने के बाद, चूंकि दूसरा वर्ल्ड वार 1945 के बाद खत्म हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध का दौर चल पड़ा था। दो गुट बन गए थे, साम्यवादी गुट और पश्चिमी गुट। तो ज्यादातर देश जो आज़ाद भी हो रहे थे, या तो साम्यवादी गुट का हिस्सा हो जा रहे थे, या पश्चिमी गुट का हिस्सा हो जा रहे थे। तो यही चल रहा था। ऐसे में इन देशों को जोड़ पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी। तो आजाद हुए नहीं अभी ठीक से, और ध्यान कहाँ चला गया? शीत युद्ध से, मतलब शीत युद्ध पर ध्यान चला गया। और दूसरे खेमे जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता, है ना, कौन? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ, ये क्या था? यही तो दो गुट था। इन गुटों से दुश्मनी ठाननी थी। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल के गुट में, अर्थात पश्चिमी गुट में शामिल होता था, वो साम्यवादी गुट से, अपने पड़ोस में जो देश है उसके जो साम्यवादी गुट में शामिल हुआ है, उससे अपनी सुरक्षा पर ध्यान देनी थी। तो बेसिकली यह जो शीत युद्ध था, यह सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के गुट से, आपको साम्यवादी गुट के पीछे ही नहीं हो रहा था। यह उन देशों के, देशों में भी शीत युद्ध का दौर चल पड़ा जो तुरंत आज़ाद हुए थे। और दोनों आस पड़ोस के जो देश हैं, वो अपने अपने गुटों में शामिल हो गए थे, जो पश्चिमी गुट या फिर सोवियत संघ वाले गुट, है ना। और ये आपस में ही क्या होगा? शीत युद्ध का दौर चल रहा था इनके। ठीक है, तो अभी आज़ाद हुए हैं और शीत युद्ध में क्या हो गए? शामिल भी हो गए। तो दुश्मनी ठाननी थी, या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से बैर मोल लेना था। तो उसमें ये भी था कि भैया अगर आप अमेरिका के साथ आते हो, पश्चिमी गुट के साथ आते हो, तो सोवियत संघ से बैर मोल ले लिया आपने। बैर मतलब दुश्मनी मोल ले लिया है। अगर सोवियत संघ के साथ आप खड़े हो रहे हो, आप आ गए आज़ाद होते ही, तो आप अमेरिका से बैर मोल ले रहे हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए, उनमें से एक तिहाई, उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए, एक तिहाई युद्धों के लिए क्या जिम्मेदार रहा? शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। ठीक है, तो शीत युद्ध के बीच वजह से, तो देखिए अब में से मुख्य जो सबसे ताकतवर देश थे, सोवियत संघ और कौन? अमेरिका। ये दोनों तो आपस में युद्ध नहीं किए शीत युद्ध के दौरान, लेकिन इनके सहयोगी देशों के बीच में ये चीजें लगातार हो रही थी। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। तो तीसरी दुनिया किसे कहा गया? देखिए, दो दुनिया तो पता ही है आपको, एक तो सोवियत संघ था, दूसरा कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन इसके अलावा जो शेष दुनिया था, उसको तीसरी दुनिया कहा गया। और जितने युद्ध हुए हैं उस समय में बाकी, वो तीसरी दुनिया में ही तो हुए, क्योंकि दो दुनिया तो आपस में लड़ ही नहीं रहे थे।
जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेश में खून खराबे का भय सता रहा था। जो औपनिवेशिक ताकतें जैसे फ्रांस एवं ब्रिटेन जब विदा ले रही थी उपनिवेशों से अपने, तो उनको यह डर था कि खून खराबा नहीं शुरू हो जाए। मतलब सत्ता जो है, शक्ति को हस्तांतरित करने के लिए शक्ति तो हम छोड़ रहे हैं, तो इस शक्ति को हासिल करने के लिए जहां से हम छोड़ के जा रहे हैं वहीं आपस में लड़ना जाए। जैसे भारत में लड़ाई हो गया था, भारत में सत्ता के लिए लड़ाई हुआ नहीं, भारत में सत्ता के लिए भारत और पाकिस्तान बन के रह गया। ठीक है, सत्ता के लिए दो लोग, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, है ना। तो ये दो पार्टियां जो मुस्लिम लीग के मेन क्या बोलते हैं अध्यक्ष थे, दोनों आपस में लड़ गए कि भैया हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हम प्राइम मिनिस्टर बनना है। बन तो दोनों गए पर देश बट गया, है ना। तो उसी तरह आजादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था। ठीक है, क्या डर था उपनिवेशित मुल्कों को? कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक, जो यूरोपीय शासक है उनके, कहीं उन पर हमला ना खोल दे, है ना। मतलब कि भैया हम तो इनके गुलाम हैं ही, हम आज़ाद होना चाह रहे हैं, आज़ाद हो भी गए, लेकिन वापस से हमको ये गुलाम ना बना ले हम पर हमला करके। ठीक है, ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी, है ना। साम्राज्यवादी युद्ध मतलब साम्राज्य को फैलाने के लिए दूसरे के अधिकार क्षेत्र को, दूसरे के राष्ट्र को कब्जा कर लेना, ये साम्राज्यवादी नीति कहलाती है ना। एशिया और अफ्रीका के एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश थे, उनके सामने बड़ी सुरक्षा की चुनौतियां थी। ध्यान रखिएगा, जो यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। किन मामलों में विशिष्ट? मतलब स्पेशल थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। ये डर था, आशंका थी ये इनको कि भैया हमारा पड़ोसी जो है, जो भी तुरंत आजाद हुआ है, कहीं यही हम पर हमला हमला कर दे। दूसरे, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी, क्योंकि अभी अभी आजाद हुए थे, तो इनके भीतर, इन देशों के भीतर सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए कई गुट आपस में लड़ रहे थे। तो ये जो सैन्य संघर्ष थी, इनकी भी चिंता करनी थी इन देशों को। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से था, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी, है ना, भीतरी खतरा। अनेक नए स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से क्या थे? आशंकित थे, डरे हुए थे, शंकित थे, है ना। कि भैया कहीं यही ना हमला कर दे, है ना। अमेरिका तो दूर है, सोवियत संघ तो दूर है, लेकिन कहीं यही ना हमला कर दे हमारा पड़ोसी। इनके बीच सीमा रेखा और भू क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, सीमा रेखा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर एक एक करके सभी सवालों पर क्या हुए? समय के साथ झगड़े हुए, है ना। कि भैया क्योंकि सीमा तो बेसिकली जाने के बाद फिर से सीमा निर्धारण हुआ एक तरह से, तो झगड़े होने तय थे। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी भी थे, है ना। वो क्या कर रहे थे? लगातार आंदोलन कर रहे थे कि भैया हमें जो है अलग राष्ट्र बनाना है। मतलब एक ही देश में दो तीन हिस्से हो जाना, टूट जाना, है ना। जैसे भारत से जो अलगाववादी भारत के एक हिस्से को अलग कर दिए, वो कौन थे? आज जो पाकिस्तान बना हुआ है ना, तो अलगाववादी ही थे जो अलग होकर देश बनाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार कमोबेश समस्याएं हर जगह थी। तो जो अलग राष्ट्र बनाने पर तुले हुए अंदर के अलगाववादी जो थे, वो आंदोलन से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे दे, ये भी संभव था, है ना। जैसे पाकिस्तान द्वारा अक्सर जम्मू कश्मीर में क्या किया जाता है? जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को क्या किया जाता है? हवा दी जाती है। अथवा उसकी सहायता करे तो पड़ोसी देशों के बीच क्या हो जाएगा? तनाव की स्थिति बन जाएगी। तो जैसे उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अलगाववादियों को पाकिस्तान हमेशा समर्थन देता है, उन्हें हवा देता रहता है, कभी पैसे से कभी किसी से फंडिंग करता रहता है। तो क्या इससे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहते हैं क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो आगे लिखता है, विश्व के सशस्त्र अर्थात शस्त्र से हुए जो संघर्ष, जिनमें शस्त्र का उपयोग किया गया, हथियार का उपयोग किया गया, इनमें 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है ना। तो विश्व में जितने भी शस्त्र द्वारा संघर्ष हुए हैं, उनमें 95% आंतरिक युद्ध में हुए हैं, मतलब देश के भीतर ही हुए हैं। सन 1946 से 91 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हो गई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है।
है ना। तो ये डराने वाला आंकड़ा है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र अर्थात नए स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थे। कौन कौन चुनौती? कि भैया पड़ोसी देशों से सुरक्षा किया जाए और आंतरिक देश के भीतर संघर्ष चल रहा है उससे भी सुरक्षा की जाए। सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं उसको देखिए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। जो पारंपरिक धारणा है सुरक्षा का, इसमें यह कोशिश की जाती है कि सुरक्षा का जो हिंसा का इस्तेमाल है वो सीमित होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन, मतलब युद्ध का लक्ष्य, युद्ध से आप पाना क्या चाहते हैं हम, और साधन अर्थात रास्ता, दोनों से इसका संबंध है ना। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का यही परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है क्या कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा विश्व यह मानता है कि युद्ध का मतलब क्या है, युद्ध से जो न्याय होना चाहिए वो न्याय किस प्रकार का होना चाहिए कि भैया आत्मरक्षा के लिए युद्ध हो तो भैया ये युद्ध न्याय संगत है, अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध हो तो यह युद्ध भी क्या है, न्याय युद्ध है, न्याय संगत युद्ध है। और ये यूरोपीय परंपरा का ये परवर्ती विस्तार है ना। यूरोप में अक्सर युद्ध होते थे तो उस युद्ध से यही निष्कर्ष तक लोग पहुंच पाए, है ना। और लोग इस निष्कर्ष पहुंचते हुए लोग यह मानना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पूरा विश्व मानने लग गया कि भैया आत्मरक्षा के लिए या दूसरों से जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध क्या है, करना ही चाहिए। युद्ध क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, यह भी था कि भैया युद्ध में जो युद्ध के साधन है, जो हथियार है, उसका इस्तेमाल कम से कम हो ताकि कम से कम हानि हो सके। युद्धरत सेना, जो सेना युद्ध कर रही है, उसको चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, ऐसे दुश्मन उसके जो संघर्ष विमुख है, अर्थात वो संघर्ष करना आप छोड़ दिए हैं, वो हार मान गए हैं, है ना, उनको। दूसरा, निहत्थे व्यक्तियों को, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, जो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, जो आम नागरिक है ना, अथवा आत्मसमर्पण करने वाले, है ना, जो पूरी तरह क्या कर दिए कि भैया अपना हथियार नीचे रख दिए और आत्मसमर्पित कर दिए कि भैया मैं हार मानता हूँ। ऐसों को शत्रुओं को न मारे, है ना। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। एक सीमा तक मतलब अति नहीं करनी चाहिए, है ना। अपनी सुरक्षा में अगर वैसे हिंसा करनी पड़े वो तो ठीक है, लेकिन अति नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय क्या हो जाए, असफल हो जाए, है ना। बल का प्रयोग कब करना चाहिए, जब बाकी आपका जो है बात से काम ना बने, तब ना बल का प्रयोग कीजिएगा। सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। तो सुरक्षा की परंपरा की धारणा में महत्वपूर्ण बात आ गया। अब युद्ध से बाहर आइए कि भैया हम इस प्रकार भी सुरक्षा कर सकते हैं कि एक दूसरे क्या करें, सहयोग करें, है ना। आपस में लड़ाई की जगह क्या करें, सहयोग करें, सहायता करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण अर्थात जो हथियार है वो कम से कम बनाना, और इसके अलावा अस्त्र नियंत्रण करना, है ना, कि एक जब आप भी जो हथियार बना रहे हैं वही हथियार हम भी बना ले और एक दूसरे को बताएं कि हम यह हथियार बना लिए हैं। इससे क्या होगा, विश्वास की बहाली होगी। यह विश्वास जगेगा आपस में कि भैया भले ही दूसरे से कैसे भी व्यवहार हो, हम आपस में एक दूसरे पर तो हथियार नहीं उठाएंगे। थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा पानी पी ले, कंठ सूख गया। चलिए आगे कहता है क्या कि निरस्त्रीकरण की मांग होती है। क्या मांग होती है कि सभी राज्य चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए, है ना। अब कौन से वो हथियार है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उदाहरण के लिए 1972 में क्या हुआ था, जैविक हथियार संधि हुई थी, जैविक, है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, BWC, याद रखिएगा, BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था कब, 1972 में, ठीक है। इसमें क्या था कि जैविक हथियार नहीं बनाएंगे भैया, है ना, जैविक हथियार नहीं बनाएंगे। 1992 की रासायनिक हथियार संधि, है ना, जैसे केमिकल वेपन कन्वेंशन,
कि केमिकल वाले हथियार हम नहीं बनाएंगे। ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब भैया जो ऐसा करेगा उसको सजा हो जाएगी। 155 से ज्यादा देशों ने बीडब्ल्यूसी पर क्या कर रखा है, संधि कर रखा है। तब सोचिए कि 155 के अलावा किसी देश ने अगर हथियार बनाने का प्रयास किया जो प्रतिबंधित है, तो 181 देशों ने CWC पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? CWC अर्थात केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, है ना। तो इन दोनों संधियों पर ध्यान दीजिएगा, दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, याद रखिएगा। लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ समूह सामूहिक संहार के अस्त्र, सामूहिक संहार मतलब एक साथ सभी को खत्म कर देने वाले हथियार, यानी परमाणु हथियार, है ना, परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए इन दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। ठीक है, कि भैया परमाणु हथियार भी कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत, है ना, अस्त्र मतलब हथियार नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में या तो कोई देश बना सकता है या दूसरे देश से क्या करेगा, खरीद लेगा, हासिल कर लेगा, में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक, ध्यान रखिएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, इसको बोलते हैं ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे मतलब इस कानून ने, ABM ने, ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के लिए व्यापक उत्पादन से रोक दिया है ना। क्योंकि आपको सीमित उपयोग करना है तो आप व्यापक उत्पादन तो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा उत्पादन कर क्या कीजिएगा इस संधि से। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र मतलब ऐसे अस्त्र जिससे क्या होते हैं, जिससे सबको नुकसान होता है, ऐसे समझिए कि सामाजिक समूह नष्ट किया जा सकता है। परिसीमन संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साल्ट 2 बोलते हैं इसको। ये किसके बीच हुआ था, सोवियत संघ और आपका अमेरिका के बीच हुआ था। और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, है ना, कि भैया कम से कम बनाएंगे, है ना, जिसको स्टार्ट बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, कम करेंगे, शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि भी शामिल है, समझिए इसको न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी NPT, कब 1968 में भी एक क्या ला दिए थे ये लोग, कानून लाए थे। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि किसी अर्थ में क्या करेंगे हम, अस्त्र नियंत्रण की संधि थी। ठीक है, क्योंकि इसने परमाणविक हथियारों के उपार्जन को मतलब उसको उत्पादन करने को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा कर दिया। ठीक है, जिसे देशों ने सन 1967 से पहले, अब देखिए ध्यान से, जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे ना, उनका परीक्षण कर लिया था वो, मतलब 1967 से पहले बना लिए थे वे, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों की रखने की उन्होंने क्या कर दी, अनुमति दे दी। मतलब अपने फायदे का चीज देखा गया। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, मना कर दिया गया। परमाणु अप्रसार, ध्यान दीजिएगा, परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को समाप्त, तो जो परमाणु आयुध था उसको समाप्त तो नहीं किया, मतलब जो परमाणु हथियार इनके पास था उनको समाप्त नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम कर दी कि कोई परमाणु हथियार ना बना पाए। ठीक है, सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है, कौन सी बात, कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है ना। अगर देशों के बीच आपसी विवाद विश्वास हो तो हिंसा को कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव, प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। यही ना होता है जी, कि जो सैन्य टकराव है उसको कम कर देंगे, खत्म कर देंगे, प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे दूसरे के, है ना, और इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, ताकि हम दोनों देश में क्या रहे, विश्वास बहाल रहे।
दो देशों का एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। मतलब पूरा बात तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी एक हद तक बताते हैं। ठीक है, कि हम जो आर्मी बना रहे हैं उसका मकसद क्या है। ठीक है, ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले मतलब अचानक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही है। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वे यह भी बता सकते हैं क्या, कि किन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है ना। संक्षेप में कोई कहे तो विश्वासी बहाली का की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर मतलब गलतफहमी में पड़कर जंग के लिए तैयार आमादा ना हो जाए। ठीक है, जंग मतलब युद्ध के लिए। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंधित है ना। क्लियर है। जो परंपरागत धारणा है वो सैन्य बल से संबंधित तो था ही, तो सैन्य बल के प्रयोग से संबंधित होगा, है ना। या सैन्य बल के प्रयोग की जो आशंका डर है उससे जुड़ा हुआ मामला है ये। ठीक है, कौन सी धारणा, परंपरागत धारणा। किसकी परंपरागत धारणा, सुरक्षा की परंपरागत धारणा, है ना। मेन तो यही था हमारे लिए। सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। दोनों बात है कि जो सेना है, देखिए, वो आपका सुरक्षा भी वही करेगी और किसी दूसरे देश पर हमला भी तो वही करेगी। तो इस उस सेना से दो दो तरह की बातें सामने आ जाने लगती है ना, सैन्य बल से। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, अब उसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। देखिए, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। तो मानवीय अस्तित्व मतलब मानव केंद्रित। अब याद रख लीजिए, ये आ जाएगा सेंट्रल क्या, मानव केंद्रित, की मानवीय जो मूल्य हैं, जो मानव के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी। क्या संदर्भ है भाई, तो संदर्भ है सुरक्षा किसकी, इस पर सवाल उठाकर किया गया है। ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन तत्व कौन कौन, कि भैया किन चीज़ों की सुरक्षा की जानी चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है ना। तभी तो उत्तर मिलेगा। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए, है ना। संदर्भ क्या है, जो संदर्भ है उसी को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है ना। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको चाहिए, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है, क्या जवाब होता है, सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की क्या है, जरूरत है। यह बात कहते हैं प्रतिपादक, है ना, पारंपरिक धारणा के। इसी कारण सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किससे जुड़ी है, यहाँ डायरेक्ट उत्तर मिल गया, मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा से, है ना, जुड़ा हुआ मामला है। मानवता की रक्षा का विचार जो है वो जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। जनता जनार्दन की सुरक्षा किसे मानता है, राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर। मतलब ऐसा समझिए कि जो प्रतिपादक यह कहते हैं कि मानवीय मूल्य, मानवीय सुरक्षा आवश्यक है, वह यह कहते हैं कि मानवीय सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से भी ज़्यादा आवश्यक है ना। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। मतलब यदि किसी राष्ट्र के मानव को सुरक्षित है तो वह राष्ट्र भी सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो मानव भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। हो सकता है कि देश बाहरी खतरों से सुरक्षित हो, परंतु भीतर वहाँ के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो। उदाहरण के लिए चाइना देख लीजिए, है ना। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो,
लेकिन इतने वर्ष को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। विदेशी सुरक्षा से तो सुरक्षा कर दिया आपने, लेकिन क्या उन लोगों को अपने ही घर पर सुरक्षा मुहैया कराया आपने? सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी सरकारों के हाथों खेत रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, है ना? तो ये तो अजीब बात है, पर है, सच है। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं, पैरोकार मतलब जो मानवता की सुरक्षा की बात करते हैं, पैरवी करने वाले, ये मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य, जो पहला लक्ष्य है, वो व्यक्तियों की संरक्षा है ना, सुरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक-ठीक ऐसा कौन से खतरे से है ना, मतलब जो खतरा है वो जो सुरक्षा की बात की जाती है वो कौन से खतरे से है, जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए? ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए? तो मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले, संकीर्ण मतलब जो मानवता की सुरक्षा को नॉर्मल छोटे-मोटे बात मानते हैं, वो क्या कहते हैं देखिए, जिनकी संकीर्ण सोच है वो कहते हैं क्या कि पैरोकारों का जो संकीर्ण सोच वाले जो पैरोकार हैं, उनका जोर है कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून-खराबे से बचाने पर होता है। वो क्या चाहते हैं कि भैया जो व्यक्ति है, जो मानवता है, उसको हिंसक खतरों से बचाया जाए, खून-खराबों से बचाया जाए। या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव क्या नाम कोफी अन्नान, उनके शब्दों में यही बात कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है, मतलब होता है, क्या मतलब? कि व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून-खराबों से क्या करना? बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि इससे ही मानवता को खतरा है। अकाल से है ही, आपदा से ही है ना? क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा, साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल से मरते हैं, महामारी से मर जाते हैं, प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं, है ना? जैसे कोरोना काल में देखा ही होगा आपने हाल फिलहाल में। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में, बड़े अर्थ में अगर देखा जाए मानवता की सुरक्षा के विषय में, तो व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, मानवीय गरिमा मतलब मानव सम्मान महत्वपूर्ण है, सुरक्षा को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार की सुरक्षा, कैसा सुरक्षा? आर्थिक सुरक्षा और मानव का सम्मान, है ना? मानव की सुरक्षा। तनिक अलग अंदाज में कहें इस बात को तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है कि मानव किन-किन चीज़ से मुक्त हो, तो सुरक्षा इतना इतना सुरक्षित हो कि अभाव से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, है ना? अभाव और भय क्या है? अभाव मतलब कमी, आर्थिक कमी, है ना? और भय मतलब क्या होगा तो पता ही है आपको, डर। आगे कहता है क्या? विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, है ना? आतंकवाद तो अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, सभी के लिए समस्या है। एड्स, ये बीमारी है एक प्रकार की, ठीक है? और बर्ड फ्लू, यह भी एक बीमारी है। इन जैसे महामारियों के, ठीक है, मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी कि भैया पूरे विश्व की सुरक्षा होनी चाहिए, देशों को छोड़िए, यहाँ तो पूरा विश्व समस्या से घिरा हुआ है, कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में, मतलब किसी स्थिति में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े, है ना? उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि जब हो रहा है, मतलब पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है, इससे अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है, कैसे उठ जाएगा? देखिए, जब ताप वृद्धि होगी ना तो जितने ग्लेशियर हैं, जितने बर्फ के पूरे पहाड़ों पर बर्फ जमे हुए हैं, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। उत्तरी अंटार्कटिक और जो आर्कटिक महासागर है, वहाँ दोनों पर जो बर्फ के बड़े बड़े पर्वत हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। और जब ये पिघलेंगे तो ये जल कहाँ मिलेगा? समुद्र में ही, है ना? तो नदियों के रास्ते भी जाकर जल कहाँ मिलता है? समुद्र में ही। तो समुद्र का जो लेवल है वो उठता चला जाएगा ऊपर। और अगर सोचिए ये जो उठता चला जाएगा तो इससे क्या समस्या आएगी? अगर 2 मीटर अधिक उठ गया ना, 2 मीटर भी अगर समझिए कि समुद्र का लेवल ऊपर उठ गया, अर्थात 200 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, तो क्या होगा कि 20 बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। अकेले समझिए, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा। थाईलैंड का 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा।
चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है ना, ऐसा तो नहीं किसी एक देश पर पड़ रहे हैं, पूरे विश्व पर समस्या का असर पड़ने वाला है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना क्या हो, मुश्किल हो। क्लियर है? खतरे के नए स्रोत, देखिए खतरे के नए स्रोत क्या हुए हैं। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष है, पहला मानवता की सुरक्षा, दूसरा विश्व सुरक्षा, ये तो इन्होंने पढ़ा है। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति, इन दोनों सुरक्षा के संदर्भ में जो खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं हम, ठीक है। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं ऐसे खतरे क्या हैं। आतंकवाद का आशय मतलब है क्या, राजनीतिक खून खराबे से, है ना। मतलब राजनीतिक दबदबा के लिए आतंकवाद किया जाता है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। मुरव्वत मतलब बिना किसी दया माया के, तो समझिए कि बिना किसी करुणा के लोगों को क्या करता है, मार देता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है, और इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो, मतलब कोई अगर राजनीतिक चीज़ें हमको, समझिए कि कोई सरकार है या फिर कोई राजनीति करने वाला है, नेता है जो हमारे राष्ट्र को चला रहा है, हमें उसकी चीज़ें पसंद ना हो, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ बल प्रयोग कर रहे हैं। या कोई स्थिति नापसंद हो, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, बल प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन करता है बल प्रयोग, आतंकवादी समूह करता है ना बल प्रयोग। और बल प्रयोग की धमकी देकर क्या करना चाहते हैं, उन स्थितियों को, उन राजनीतिक संदर्भों को बदल देना चाहते हैं, है ना आतंकवादी समूह। जनमानस अर्थात जनता को आतंकित करते हैं, ये डराते हैं, नागरिकों को निशाना बनाते हैं, ये नागरिकों को मार देते हैं। आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। अर्थात जो लोग सरकार से कहीं दबे हुए हैं, उनको भी ये आतंकवादी समूह क्या करते हैं, अपने साथ लेकर के सरकार के विरुद्ध, है ना, या राष्ट्र देश के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, आतंकवाद क्या है, चिर परिचित उदाहरण है। विमान अपहरण कर लेना, तो ये क्या करते हैं, विमान अपहरित कर लेते हैं विमान को, अथवा भीड़ भरी जगहों से, जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार, ऐसी अन्य जगहों पर बम लगा देते हैं। सोचिए कितने घृणित होते हैं ये, मतलब बेजुबानों को, बेजुबान कर रहे हैं, बेगुनाहों को ये क्या करते हैं, जिसने कोई गलती नहीं की, इनका कोई नुकसान नहीं किया, उनको मारते हैं। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया था, हमला बोला था। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। ठीक है, इस घटना को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई हैं, है ना। आतंकवादी घटनाएं तो अक्सर वो सुनने को मिलती होंगी। मानव अधिकार, देखिए मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा जाता है। हो सकता है आपको लगे कि मानव अधिकारों को की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, पहली कोटि राजनीतिक अधिकार है, कि राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। कोटि मतलब प्रकार, शुरू में बताया था मैंने आपको, जैसे कैसे कैसे राजनीतिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले, सभा कर सकें हम, या हम जब कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सभा मीटिंग बुलाएंगे, सभा बुलाएंगे, सभा के सामने कहेंगे ना हम, तो ये राजनीतिक अधिकार हुआ। दूसरी कोटि कैसी है, तो दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है, ध्यान रखिएगा, दूसरी कोटि क्या है, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में आता है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं, है ना, कि भैया जहाँ पे भी जो मूलवासी हैं, मतलब जहाँ के बासिंदे हैं, जो आदिवासी बेसिकली होते हैं, और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकार आते हैं तीसरी कोटि में। इस वर्गीकरण को ध्यान रखिएगा लेकर व्यापक सहमति है, मतलब बड़े स्तर पर लोग सहमत हैं एक साथ कि बात सही बात है, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों का सार्वभौम मानव अधिकारों की संज्ञा दी जाए। मतलब ये तीनों कोटि जो अधिकार हैं, इसमें किस कोटि को, किस अधिकार को कहा जाए कि भैया ये सार्वभौम मानव अधिकार है ना। सार्वभौम मतलब सभी मानवों के अधिकार है, या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को करना क्या चाहिए, है ना। अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई है। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, ठीक है,
रवांडा में जनसंहार जो लोगों को मारा गया, कुवैत पर इराक का हमला, इसमें भी लोग मारे गए। पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जब मानव के अधिकार खत्म होते हैं, उनको लोगों को मारे जाते हैं बेवजह, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को या नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो घोषणा पत्र मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या करेगा, ये घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। ठीक है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। तो कुछ देश आरोप भी लगाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, चूंकि ताकतवर देशों से अधिक इसको फंडिंग होती है, अधिक धन प्राप्त होता है, तो हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो मानव अधिकार के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं, यह ताकतवर देशों से पूछ कर करता हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी इस पर उठ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर। खतरे का एक और स्रोत है वैश्विक निर्धनता, मतलब गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। ठीक है ना। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है। यहाँ एक बात बताने वाली है जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो वैश्विक निर्धनता है ना, ठीक है, ये खतरा तो अब लोग इसको मानते हैं, लेकिन हमें लगता है इससे ज़्यादा बड़ा खतरा क्या है, इससे ज़्यादा बड़ा खतरा है जो सोच है ना। जैसे जैसे ऐसे मान लीजिए कि अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति है ऐसे समझ लीजिए, तो ये व्यक्ति जो है ये अमेरिका में पैदा होगा तो इसका सोच कैसा हो जाएगा, वहाँ के लोगों जैसा। अगर ये रशिया में पैदा होगा तो उसका सोच कैसा होगा, रशिया में। अगर ये भारत में पैदा पैदा होगा तो सोच कैसा होगा, भारत जैसा। अगर ये अफगानिस्तान में पैदा हो जाए तो क्या बन जाएगा, आतंकवादी बन सकता है, नोरल बन सकता है। मतलब देखिए, व्यक्ति तो वही है, लेकिन जैसे जैसे ये मान लीजिए कंप्यूटर है, व्यक्ति क्या होता है, कंप्यूटर होता है, लेकिन कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करता है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हमारे ज्ञान, हमारे संस्कार जो हमें अपने बड़ों से मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, जो खतरा बनते हैं किसी देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, असल में उनके संस्कार ही वैसे अच्छे नहीं है। वरना देखिए, गरीबी तो हर जगह है, बहुत गरीब हैं ऐसे जो जीवन भर गरीब रहते हैं पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है चलिए। और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कितना, 760 करोड़ विश्व की जनसंख्या फिलहाल है, और 21वीं सदी में 21st सेंचुरी के मध्य तक, मतलब 2050 तक का कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में है। कहाँ कहाँ, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। लीजिए, सारे एशियाई देश हो गए, एक इसमें अफ्रीकी लग रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। तो धनी देशों की जनसंख्या घटेगी तो वहाँ पे और अमीरी बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश क्या हो जाएंगे, सोचिए, धनी देश क्या हो जाएंगे, अथवा सामाजिक समूहों को धनी बनने में सहायता मिलेगी। तो जनसंख्या का कम होना कहीं ना कहीं जो होता है वो मतलब आर्थिक स्थिति को बेहतर करने पर होता है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, जो प्रति व्यक्ति जो निम्न आय है वो कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ जनसंख्या अधिक बढ़ रहा है, जैसे गरीब देशों की जनसंख्या है ना। और यह सामाजिक समूहों को और देशों को और गरीब बनाता चला जाएगा, अधिक आबादी। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से क्या कर रही है, अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है ना, जो अफ्रीकी देश है मुख्यतः। यहाँ कुछ देशों ने आबादी के रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में सफल भी रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ चला है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में। मतलब अपने आप को स्थापित करने के लिए शस्त्र हथियारों से संघर्ष कहाँ देखने को मिला है, अफ्रीका महाद्वीप में मिला है। और सहारा के मरुस्थल के दक्षिण वाले क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ भी इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिली है, सशस्त्र संघर्ष। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है, ठीक है, यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण
अधिक से अधिक लोग बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में क्या करने लगे हैं, पलायन करने लगे होंगे, है ना। उत्तरी गोलार्ध के देशों में क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। प्रवास क्या होता है, मैंने पढ़ाया था इससे पहले आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, है ना। तो जहाँ से जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रवास। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून जो अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा, अपनी मर्जी से देश छोड़ देते हैं बेहतर रोजगार की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, और शरणार्थी जो युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ देते हैं, स्वदेश मतलब अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, और शरणार्थी कहलाते हैं, है ना। उनमें भेद करते हैं, है ना, अंतर आ जाता है दोनों में। सामान्यतः उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद, कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, है ना, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि शरणार्थी को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि ये उत्पीड़ित है। लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। अर्थात जो अपना जगह छोड़ करके दूसरे देश गया हुआ है नौकरी की तलाश में, पैसे की तलाश में, है ना, उसको स्वीकार करना उस देश के ऊपर निर्भर करता है। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापित जन, मतलब अपने ही देश में, जैसे कश्मीरी पंडित है ना, वो अपने ही देश में है ना, विस्थापित हो गए हैं, अपने जो मूल घर है जो उनका, वहां से दूर हो गए हैं। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से क्या है, विस्थापित जन है ना। कैसे लोग हैं वो, विस्थापित लोग हैं। विश्व के शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है ना, कि जहाँ जहाँ शरणार्थी देखने को मिले हैं आपको, जहाँ से शरणार्थी, वहाँ वहाँ संघर्ष भी देखने को मिलता है। मानचित्र में आप में देखिएगा उन क्षेत्रों में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष हुआ और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन गए और सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए। 1990 से 95 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए थे और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी-कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान, अपनी जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण, जब खत्म हो गया सब कुछ, पहचान खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गया, जीवन यापन का जो उनका जो घर था वो खत्म हो गया युद्ध की वजह से, इस कारण उनको जन्मभूमि छोड़ने पर क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इसमें तीन को छोड़कर शेष सभी के मूल में क्या था, सशस्त्र संघर्ष था। तो 60 में से अगर हम 3 छोड़ देते हैं तो बाकी जो 57 बचते हैं उसमें क्या था, इस सशस्त्र संघर्ष के कारण ही उन जगहों से शरणार्थी जो है ना कहीं और गए थे। ठीक है, उनको घर बार छोड़ कर कहीं जाना पड़ा था। अब देखिए HIV एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सब क्या है, महामारियां हैं, याद रखिएगा। इन जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है ना। कि किन किन कारण, तो कहता है कि ये जो महामारियां फैली है वो आप्रवास के कारण, है ना, दूसरा व्यवसाय के कारण, तीसरा पर्यटन के कारण, है ना, और चौथा सैन्य अभियान के कारण। इन सभी कारणों से विभिन्न देशों में क्या हुई है बीमारियां, एक देश से दूसरे देश में फैल गई हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर भी पड़ता है ना। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में रहते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण, अब उत्तरी अमेरिका में एड्स का उपचार की नई विधि आई, इसके कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध मतलब बाद के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेजी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम, है ना, कैसे, आकाश कुसुम कहे जाएंगे। आकाश कुसुम मतलब कि जैसे आकाश है ना कितना बड़ा है देखिए, और कुसुम फूल कितना छोटा होता है, तो उनके पास धन की बहुत कमी है और ये इस बीमारी का, एड्स का जो इलाज है वो बहुत अत्यधिक महंगा है, इसीलिए आकाश कुसुम की बात की जा रही है। जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है ना, क्लियर है।
एबोला वायरस, ध्यान रखिएगा, एबोला वायरस, हैंटा वायरस, हेपेटाइटिस सी, कुछ नई महामारियां उभरी है जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। टीबी, मलेरिया, है ना, डेंगू, बुखार, हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक का रूप धारण कर लिया है। औषधि प्रतिरोधक क्या है समझिए, कि भैया दवा तो खा रहे हैं पर बीमारियां कम ही नहीं हो रही हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उसका क्या बना लिया है, एंटीडोट बना लिया है। भैया उन दवाइयों को भी बर्दाश्त कर जाती हैं ये वायरस से, और इससे इनका उपचार क्या हो गया है, इन बीमारियों का कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव हुए हैं, बुरे प्रभाव हुए हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, बाद में सालों में ब्रिटेन में मैड काऊ महामारी फैली थी। कौन सी बीमारी, मैड काऊ। अब इसके भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गा निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक देश दूसरे देश पर क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, निर्भर हो रहे हैं। और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। मतलब राष्ट्रीय सीमा से आप सोचते हैं कि अपनी सुरक्षा कर लेंगे सीमा बनाकर, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे खतरे आ गए हैं जो आपको क्या सारे देशों को जकड़ ले रहे हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है, कि ये समस्याएं भी अंतर्राष्ट्रीय हैं। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा की विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। हर तरह की बीमारी को तो शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती है ना। ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहने के लिए एक सर्व स्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मतलब एक पैमाना होना चाहिए कि भैया किस खतरा को बड़ा खतरा माना जाए। मिसाल के लिए अगर किसी मसले को संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह से जुड़ा अगर मुद्दा है, मान लीजिए अगर संदर्भी राज्य है या जनसमूह है, ठीक है, तो उस मसले के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उस सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है ना। ये राज्य को खतरा है तो भाई खतरा होगा, पूरी जनता को खतरा है, जनसमूह खतरा है तो बिल्कुल खतरा होगा। तो इनको खतरा कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा। जबकि दक्षिणी अफ्रीका में देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है, क्योंकि यह हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग, है ना, जहाँ पे बोत्सवाना एक जगह है आपको अफ्रीका में, उसकी हालत बदतर है। वहाँ 3 में से 1 को क्या है, HIV एड्स है, पीड़ित लोग हैं, इनसे पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया, क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। अब सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी थी। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, इसमें भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है ना। कि भैया कई जगह क्या होता है कि सुरक्षा के जो पारंपरिक धारणा है वो आपको लगेगी कि अपारंपरिक धारणा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के माहौल बन जाते हैं, है ना। जैसे मालदीव की समस्या अलग है और अफ्रीका की समस्या बिल्कुल अलग। सहयोग मूलक सुरक्षा को देखते हैं। हमने देखा है कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है ना। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानव अधिकार को बहाल करने में भले ही सैन्य बलों की कोई भूमिका हो, ध्यान दीजिएगा, भले ही सैन्य बलों की भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, हर जगह तो नहीं होगा। लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन को तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिल सकती है, यह कहना मुश्किल होगा, है ना। इस तरह के अब सैन्य बल क्या करेगा, सैन्य तो युद्ध ही लड़ेगा, सुरक्षा ही करेगा। वस्तुतः ऐसे बीमारी से क्या कर लेगा, वस्तुतः ऐसे ही अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोगों से मामला और बिगड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में से रणनीतियां तैयार की जाए, है ना, प्लान बनाया जाए, और सहयोग द्विपक्षीय हो, 2 देशों के बीच में हो।
क्षेत्रीय हो, है ना, महादेशीय हो अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है ना। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम है। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें कौन कौन था, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो ये सारे संगठन अपना रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठन जो है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना, मानव अधिकारों के लिए बात करती है, रेड क्रॉस, है ना, ये बेसिकली एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करती है। ये सब निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो दान देती है। चर्च, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन, समझ रहे बात को ना, और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती हैं, है ना, मतलब ये सामाजिक कार्यकर्ता। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कि जब कोई उपाय ना काम कर रहा हो तब बल का प्रयोग किया जाए सहयोग मूलक में। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही है। ठीक है, तो अपनी ही जनता को जब मारिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी यह कह सकती है कि भैया वहाँ हस्तक्षेप किया जाए। जैसे 1971 में क्या हुआ था बांग्लादेश में, पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना है जिसको ये समझिए रजाकार कहा गया था, वो अपने ही लोगों को बांग्लादेश में मार रही थी। ठीक है ना, तो रजाकार के खिलाफ मुक्ति वाहिनी सेना जो बांग्लादेश की सेना थी वो खड़ी हो गई थी और फिर भारत सरकार ने समर्थन दिया था, है ना, भारत सरकार ने साथ दिया और बांग्लादेश को क्या कराया, मुक्त कराया था तो रजाकारों से। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि पूरे विश्व में ने समर्थन भी दिया था उस समय में। ठीक है, हालांकि आमने सामने आ गए थे, कुछ देश तनातनी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद समर्थन दिया था। अथवा गरीबी, महामारी, प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेली जा रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो, तो अगर ऐसे में देश अगर अपने ही जनता का ध्यान नहीं दे रही हो तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या करते हैं, इनको सहायता पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा का जोर होगा, क्या जोर होगा, कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति अर्थात समूह में सबकी स्वीकृति मिलनी मिलनी और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करें। मतलब बल प्रयोग की बात आ रही है तो सीधे बल प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है कि भैया पहले तो आप क्या करो कि सामूहिक स्वीकृति लो। सामूहिक स्वीकृति मतलब सबकी स्वीकृति लो, किसकी किसकी, सामूहिक रूप में जैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पूरे विश्व से पूछो कि क्या हम हस्तक्षेप करें, स्वयंसेवी संगठनों से पूछ लो, है ना, और इनकी सुनो, अगर लगता है कि नहीं ज़रूरत है तभी आप जो है किसी के मतलब बीच में जाकर पढ़कर उसको वहाँ की स्थिति को सुधारें। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ, देखिए भारत से जुड़ा मुद्दा है, भारत के लिए भी सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है ना जी। तो कहता है भारत को पारंपरिक अर्थात सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे हैं और बाहर से भी। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं और अलग-अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर-फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा, क्या घटक रहा, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं अक्सर। पाकिस्तान ने 1947 से 48 में पहला हमला किया था, 65 में दूसरा, 71 में तीसरा, 99 में चौथा, और चीन ने 1962 में भारत पर क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं, ध्यान से देखिएगा तो आप। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले कब किया था भारत ने, परमाणु परीक्षण 1998 में। उसको उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। ठीक है, भारत ने सन 1974 से पहला परमाणु परीक्षण किया था, देखिएगा, जो क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों अर्थात नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता मतलब पूरे एशिया में एकता, विउपनिवेशीकरण अर्थात कोई देश किसी को क्या करेगा, उपनिवेश गुलाम नहीं बनाएगा, मतलब डीकोलोनाइजेशन, और निरस्त्रीकरण अर्थात हथियार जो है एक दूसरे को बताकर बनाएंगे और कम से कम बनाएंगे, उसके प्रयासों को हिमायत की थी। ठीक है, हालांकि ये जो निरस्त्रीकरण है ना, ये हथियार न बनाना,
इसी नीति के कारण जो है चाइना ने भारत पर हमला किया था और भारत का हिस्सा कब्जा रखा है, क्योंकि इनके पास हथियार ही नहीं था। जब 1962 में चीन ने हमला किया ना, तो भारतीय सैनिकों के पास हथियार ही नहीं थे, तो भारतीय सैनिक लड़ते मरते पीछे हट रहे थे। ठीक है। और रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू का उस वक्त का स्टेटमेंट, मतलब उस वक्त तो हम बचपन में छोटे थे तो अच्छा लगता था, पर अब समझ में आता है कि भारतीय सेना बहुत ही बहादुरी के साथ पीछे हट रही है। तो बहादुरी और पीछे हटना दोनों साथ साथ कैसे चल सकता है भाई। ठीक है। तो उनके पास हथियार ही नहीं थे, भारतीय सेना क्या करती, है ना। और ये हुआ था किसके कारण, ये हुआ था जो नेहरू जी ने निरस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया था ना, तो अपने ही देश में इन्होंने क्या किया, हथियार बनना बंद कर दिए थे। चाइना बना रहा था, ये तो कर दिया। उन्हें उसे पता चला कि भैया भारत कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया है ना। कि अंतिम पंच जो होता है ना, जैसे गांव में कौन क्या होता है, पंच ही तो फैसला सुनाता है। तो बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पंच होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियार, कौन से हथियार, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हो। मतलब हर देश को क्या है, परमाणु हथियार मिले ताकि वही मजबूत बने। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई थी। ठीक है। कि भैया जो नए नए जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, ठीक है, ये नए प्रकार के आर्थिक व्यवस्था में जुड़े एक दूसरे के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग, दो महाशक्ति मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के जो दोनों खेमे बन गए थे, उन दोनों के खेमेबाजी से अलग उसने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। गुट निरपेक्षता अर्थात कि भैया हम अपना अलग गुट बनाएंगे, अपना अलग समूह बनाएंगे और अपना हम विकास खुद करेंगे, हमें ना अमेरिका से लेना देना है, ना सोवियत संघ से लेना देना है। ठीक है। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या, वैश्विक ताप वृद्धि, जो पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर, उस पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, गर्म गैस, उनके उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों, है ना, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इन पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी हुई है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जब शांति बहाल के लिए कहीं पे सेना भेजती है, उसमें भारत ने भी अपनी सेना भेजी हुई है साथ देने के लिए। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटारे की तैयारी करना, है ना। नागालैंड, मणिपुर, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है ना। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को, ध्यान दीजिएगा, जनसमूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। ठीक है। तो भारत ने सबको अपनी शिकायत खुलकर रखने का मौका दिया है, सत्ता में भागीदारी करने का मौका दिया है। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी क्या है, गरीब है और असमानताएं मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए, कि वह आर्थिक विकास से मानव के विकास का रास्ता बनाए। ठीक है। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, मतलब लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक रूप से ही स्वीकार करने योग्य नहीं है। लोकतांत्रिक शासन जो है वो जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने के साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। यह किताब स्वतंत्र स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है ना। स्वतंत्र क्या है ये, हाँ, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है, भारत की
राजनीति पर केंद्रित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।